नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार, स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। और राजस्थान में अब निर्णायक घड़ी आ गई है। विधायक दल की बैठक बस शुरू ने वहां बीजेपी के तमाम विधायक इकट्ठा होने लगे। 1:30 बजे तक की दोपहर 1:30 बजे तक की स्थिति ये कि 75 विधायक वहां पहुंच चुके। लेकिन हाँ, दोपहर 1:30 बजे तक अगर 75 विधायक ही पहुंचे तो 115 विधायकों के हिसाब से यह आंकड़ा कम। लेकिन राजनाथ सिंह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी को मना करके विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए बुला लिया जाए बीजेपी के दफ्तर में। उस कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ये घड़ी आर पार की स्थिति है वसुंधरा राजे के लिए। और बड़ा प्रश्न ये है कि वसुंधरा राजे जी के लिए ये स्थिति पैदा क्यों हुई? क्यों नरेंद्र मोदी जी इतने क्रूर हो गए वसुंधरा राजे जी के लिए? या यूं कहें कि क्या वसुंधरा राजे जी नरेंद्र मोदी जी या उनके लिए सहिष्णु नहीं रही? जो भी वजह है, लेकिन हालात ये हैं कि राजस्थान में सबसे आखिर में मुख्यमंत्री तय हो रहा है और उसमें वसुंधरा राजे नहीं है। वसुंधरा राजे के अलावा नाम की घोषणा होगी। किसकी घोषणा होगी इस बारे में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और शाह जी की टीम ने एक ऐसी स्थिति बना दी है कि जिसको हम चाहेंगे वही मुख्यमंत्री होगा, जिसके नाम का ऐलान हम करेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। इन दो गुजराती, हम बहुत पहले से कह रहे थे कि दो गुजराती राजस्थान पर भारी पड़ रहे हैं। पहले तो जो बात हम कहा करते थे वो कांग्रेस के संदर्भ में हुआ करता था, कांग्रेस से लड़ाई के संदर्भ में। लेकिन बीजेपी के भीतर भी दो गुजराती भारी पड़ रहे हैं और वसुंधरा राजे की एक नहीं चल रही है, ये बात साफ साफ दिख रही है। और एक रणनीति के तहत पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई, छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर अब राजस्थान में घोषणा होनी है। अब इसमें एक सीधा सा संदेश वसुंधरा राजे जी के लिए कि नए नाम तय होंगे, आला कमान जो तय करेगा वो मानना होगा। यानी इस बीच जितनी भी कोशिशें वसुंधरा राजे जी ने की या उनकी या आला कमान ने उनको मनाने के लिए की, वो सब यूं ही था, वो कोई मीनिंगफुल नहीं था। अब मीनिंगफुल यही है कि जिस नाम का ऐलान होगा उस नाम को मानना पड़ेगा। पहले जो विधायक दल की बैठक होती थी, सबसे राय मशवरा होता था, नाम लिए जाते थे, एक सहमति की प्रोसेस होती थी। पर्यवेक्षकों के लिए यह काम भी नहीं रह गया। पर्यवेक्षक अब मैनेजमेंट के लिए आए हैं कि जो कोई भी असंतोष जैसी बातें होंगी उसको हम मैनेज कैसे करें, यही पर्यवेक्षक का काम है। कोई राय शुमारी नहीं होनी है। लोकतंत्र का सीधे सीधे अपहरण कह सकते हैं, सरेआम दिख रहा है। लेकिन इसको तारीफ के तौर पर बताया जाता है कि भाई ये क्या है, सरप्राइज है। ये सरप्राइज किसके लिए है? उस खास व्यक्ति के लिए हो सकता है जो सीएम बनते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनको इस सरप्राइज के बहाने दरकिनार किया जाता है, प्रतिभाएं नकारी जाती हैं और बड़े बड़े नेताओं को मायूस किया जाता है, वो बड़ी बात है। आप देखिए, इतने सारे मंत्री, सांसद चुनाव लड़े, उन सबसे पहले इस्तीफा ले लिया गया। पहले इस्तीफा सांसद पद से लिया गया, सांसदी से लिया गया और सब में उम्मीद जगाई गई कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं और खुशी खुशी सबने सांसदी छोड़ी। और अब जब जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी बन गए हैं मुख्यमंत्री, तो वो तमाम सांसद और मंत्री जिन्होंने इस्तीफे दिए ठगे से महसूस कर रहे हैं। यही हाल राजस्थान में भी होने वाला है। जो भी सांसद या मंत्री आकर के चुनाव लड़ने आए हैं वो ठगे से रह जाएंगे। आखिर उन्होंने सांसदी भी छोड़ दी, अब विधायक रहेंगे और अब किसी नए युवा उम्मीद वाले नेता जिसको नरेंद्र मोदी जी हाथ में बागडोर देंगे, वो उनके नेतृत्व में उनको काम करने की एक व्यवस्था थोप दी गई है। लेकिन वसुंधरा राजे जी पर मैं लौटता हूं कि वसुंधरा राजे जी के लिए या तो राजनीतिक पारी का
अंत हो रहा है, और या फिर एक नई राजनीति जो उनको करनी होगी वो भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलकर नहीं हो सकती, वो उनसे अलग होकर ही हो सकती है। क्या वसुंधरा राजे इस रास्ते पर चलना चाहेंगी? ये एक बात है जिसका जवाब वही दे सकती हैं। लेकिन वसुंधरा राजे जी के लिए स्पीकर वाला पोस्ट भी ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है। ये नरेंद्र सिंह तोमर तो स्पीकर हो गए, रमन सिंह स्पीकर हो गए, शिवराज सिंह जी को कुछ अभी सरप्राइज है क्या होते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे जी के लिए स्पीकर जैसा पद भी नहीं छोड़ा गया है, और उनको सीधे कहा जा रहा है कि जो आलाकमान का फैसला होता है उसको मान लीजिए। अमित शाह जी ने 11 तारीख की शाम को उनको फोन किया, उनको बताया कि ये विधायकों की घेराबंदी, बाड़ेबंदी, अपने यहाँ बैठक करना, बुलाना, ये सब ठीक बात नहीं है, ये सब बंद कीजिए, पार्टी के लिए गलत असर जा रहा है। यानी कोई मानने मनाने वाली भी बात नहीं, आदेश आ रहा है कि आप ये मत कीजिए, आप ये कीजिए। ये बात वसुंधरा राजे को नागवार गुजर रही है। वसुंधरा राजे के साथ अब भी बड़ी संख्या में एमएलए गोलबंद हैं। हालांकि बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है वह भी एक तरह से अगर यही काम वसुंधरा राजे करती तो वो शक्ति प्रदर्शन कहलाता। यही काम बीजेपी कर रही है तो चूंकि वो ऑफिशियल मीटिंग है, बीजेपी के दफ्तर में मीटिंग है, तो उसको आप शक्ति प्रदर्शन नहीं कह सकते। लेकिन वास्तव में ये शक्ति प्रदर्शन ही हो रहा है। बीजेपी के दफ्तर में तमाम विधायकों को पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। जो विधायक नहीं पहुंचेंगे उनको बागी माना जाएगा बिना घोषणा किए हुए। फिर अब तक 4 बार विधायक दल की बैठक रद्द की जा चुकी है या टल चुकी है, बल्कि चौथी बार हो रही है, 3 बार रद्द हुई है। तो ये राजस्थान की सियासत में जो भूचाल मचा हुआ है उसका संकेत है। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जी वसुंधरा राजे को मना करके विधायक दल की बैठक में ले आएंगे, ऐसा विश्वास जताया जा रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह के हाथ में क्या है? राजनाथ सिंह के पास देने के लिए कोई ऑफर नहीं है। भाई राजनाथ सिंह को बस संदेश देने के लिए भेजा गया है, कोई ऑफर नहीं है वसुंधरा राजे जी के लिए। तो क्या वसुंधरा राजे वहां विधानसभा के भीतर किसी भी पार्टी द्वारा तय किए गए व्यक्ति के सामने सिर्फ एक विधायक बनकर के आगे राजनीति की पारी बढ़ाएंगी? ऐसा मुमकिन नहीं लगता। वसुंधरा राजे जी के लिए राज्यपाल बनाने का भी ऑफर आ सकता है, उनको दिया जा सकता है ताकि एक निष्कंटक बीजेपी के लिए राह बने। लेकिन वसुंधरा राजे जी ने अब तक राजनीति में जो राह चुनी है वो राजस्थान में रहकर राजनीति करने की राह चुनी है। ये पोस्ट रिटायरमेंट वाली बात कि वो राज्यपाल बने, ये सब चीजें वो मानती हैं कि नहीं मानती हैं, बड़ी बात है। लेकिन अब तो जो हालात बन गए हैं, जिस तरीके से संवादहीनता है नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा राजे के बीच, अब किसी बड़े ऑफर की उम्मीद भी नहीं की जा रही है कि कोई बड़ा ऑफर वसुंधरा राजे जी को दिया जाएगा। अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता गया है, ये बात स्थापित की जा रही है। राजस्थान के लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ठीक है बड़े नेता हैं, लेकिन अगर सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीते जा सकते थे तो वसुंधरा राजे को जो पूरे चुनाव के दौरान मनाने की कोशिश हुई, उनको मनाया गया, उनके समर्थकों को टिकट दिए गए, ये सारी चीजें जो हुई, ये क्या इस भरोसे के साथ हुई कि मोदी के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है? लेकिन नहीं, जीत हो जाती है तो बात बदल जाती है। वसुंधरा राजे के योगदान को भुला दिया गया। उन्होंने इस दौरान जो कंट्रीब्यूट किया, जो पैचअप करने की कोशिश की, जो अपमान के घूंट सहे, उन सारी बातों को भुला दिया गया। लोकसभा चुनाव में भी जो 25 सीटें बीजेपी जीती थी, भाई कहती है बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते थे। भाई पार्टी जीतती है तो एक व्यक्ति चेहरा होता ही है और क्रेडिट जाता ही है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व से क्रेडिट छीन लेना और ये कहना कि 2500 लोकसभा सीट जो है सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते गए और उसमें वसुंधरा राजे का कोई योगदान नहीं था, या वहां
जाहिर मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, योगदान तो नेताओं के होते हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं के होते हैं, जिला स्तर के नेताओं के होते हैं, सबके योगदान होते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे को कोई उसका क्रेडिट नहीं देना, ये एक अन्याय की ही तरह रहा या दिखेगा। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर बात करता हूं। मोदी को अहंकार हो घायल हो गया है। जो जो अहंकार हो जाता है उसका विनाश निश्चित है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं प्रतिक्रियाओं का स्वागत करता हूं। वसुंधरा को अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, ये सब सुझाव हैं। लेकिन मूल बात यह है, कई सवाल उठते हैं कि बीजेपी आगे आखिर वसुंधरा राजे के साथ में इतनी क्रूरता क्यों की जा रही है? क्यों आप चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा कि उनसे बात नहीं की गई, अभिवादन नहीं किया गया, उनको उनसे उनकी तरफ देखा तक नहीं गया, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद अब भी ये स्थिति है कि फैसला जो ले लिया जाएगा आपको मानना पड़ेगा। आखिर जिस वसुंधरा राजे ने अपनी मेहनत से पार्टी को सींचा है, कई बार सत्ता जीत दिलाई है, उनके साथ ये हश्र होगा तो बीजेपी के भीतर जो दूसरे बड़े नेता हैं, क्या उनमें असुरक्षा का भाव पैदा नहीं होगा? क्या उनमें कोई रोष पैदा नहीं होगा? क्या उनमें खून नहीं है क्या? उनमें गुस्सा नहीं है क्या? उनमें पुरुषार्थ नहीं है क्या? और है तो उसकी अभिव्यक्ति भी होगी, आज हो, कल हो, जब हो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जो अटल आडवाणी युग के एक एक नेताओं को दरकिनार कर दिया, एक एक नेता को, राजनाथ सिंह इकलौते हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को शरणागत कर लिया है, तभी बने हुए हैं। नितिन गडकरी हैं, आप देख रहे हैं बड़ी मुश्किल से बने हुए हैं, चूंकि संघ का जबरदस्त सपोर्ट है। इसके अलावा कोई नेता नहीं है जो जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने रखा है। ये वसुंधरा राजे आखिरी चिराग हैं अटल आडवाणी युग के। आपको मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आखिरी चिराग रहे जो कि उनको बुझा देने का काम मोदी शाह ने किया है। और सब इस नाम पर कि नया नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि क्या वास्तव में मोदी शाह नया नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं? कैसा नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं? आप देवेंद्र फडणवीस को खड़ा कर रहे हैं, आप पुष्कर सिंह धामी को खड़ा कर रहे हैं, आपने उत्तराखंड में निशंक दो निशंक लाए हटाए, और एक साथ कुछ महीने में कई मंत्री बदल दिए। आपको गुजरात में वही हाल है। हर जगह जो नेता खड़ा कर रहे हैं या इस स्टेट को अपने हाथ में काबिज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टेट को अपने हाथ से चलाने के लिए ऐसा कमजोर नेता वहां रख देना चाहते हैं ताकि आपकी जी हुजूरी करता रहे। ये नेतृत्व है क्या? नेतृत्व तो वो होता है जो अपने से नीचे नेताओं को साथ लेकर चलता है। वसुंधरा राजे भी अपने से नीचे के नेताओं को साथ लेकर चली, तभी वो नेतृत्व कहलाई। और वसुंधरा राजे जैसी नेताओं को जब आला कमान अपने साथ लेकर चलता है, तभी वो आला कमान है। अगर आप जिसको मेरा मन करेगा उसको हम बिठा देंगे, ये क्या नेतृत्व तैयार करना होता है? आजकल गोदी मीडिया तो इसी तरीके से कह रही है, कोई नहीं पूछ रहा कि कहां डेमोक्रेसी है, कहां विधायकों की राय है, कहां विधायकों से संवाद है। कोई ये सवाल नहीं कर रहा है। लोग कह रहे हैं जो मोदी कहे वही सही, और जो वो निर्णय ले वो सबसे बेहतर निर्णय। तो लोकतंत्र इस तरीके से अगर चलने की ओर बढ़ चला है तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है। बीजेपी से बाहर जो लोग चिंता कर रहे हैं सिर्फ उनकी बात नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो बीजेपी के लिए ही है। और आरएसएस जैसे संस्था जो दावा करती है कि हमने बीजेपी को खड़ा किया है, उनके लिए भी चिंता की बात है कि आखिरकार एक व्यक्ति और दो व्यक्ति के इशारे से, और वो दो व्यक्ति भी क्या अपने मन से ये फैसले कर रहे हैं? ये भी बड़ा सवाल है कि क्या उन दोनों व्यक्ति के ऊपर भी कोई बाहरी ताकत है? जैसा कि कहा जाता है कि गौतम अडानी और तमाम लोग, वो लोग क्या डेमोक्रेसी का अपहरण कर रहे हैं जो इस तरीके से अपने नेताओं के साथ में व्यवहार किया जा रहा है?
ये बड़ी बात है। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे मानने को तैयार नहीं है। उनके लिए निर्णायक घड़ी है, दुख की घड़ी है, गुस्से की घड़ी है। और लेकिन करेंगी तो वो क्या करेंगी? क्या पार्टी तोड़ने जैसी स्थिति के लिए उनको बाध्य होना होगा? और इसके लिए संख्या की आजकल जरूरत होती है। वो संख्या शायद हो ना हो, क्योंकि बीजेपी जब एक नाम का ऐलान करेगी कि अमुक व्यक्ति नेता होंगे, तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे के साथ जो लोग इकट्ठा हैं, उनकी संख्या भी घटेगी। ये बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि आमतौर पर पार्टी को बड़ा मानकर चलने की परंपरा है। और नेताओं के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा की परीक्षा की जब घड़ी आती है, तो उसमें कई लोग टूटते भी हैं। तो ये होगा। तो अगर वसुंधरा राजे रेसिस्ट करती हैं, जो कि पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मगर वो आ नहीं रही हैं, अब तक नहीं आ रही हैं, तो हमें भी कम उम्मीद है कि वो मानेगी और विधायक दल की बैठक में आएंगी। लेकिन विधायक दल की बैठक में अगर वो आ जाती हैं, तो निश्चित रूप से लगेगा कि उन्होंने आला कमान की बात को पर ध्यान देने का मन बनाया है। लेकिन अगर वो नहीं आती हैं, अगर उनके साथ कुछ और विधायक नहीं आते हैं, तो ये बीजेपी की शान में बहुत बड़ा बट्टा होगा। बीजेपी की जीत में जो जश्न है, उसमें बहुत बड़ा बट्टा होगा। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देता हुआ कोई नेता नजर नहीं आया है, चाहे विपक्ष में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो। हाँ, एक नाना पटोले जी हुआ करते थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बैठक में सवाल पूछने की गुस्ताखी की थी, और उसका नतीजा ये हुआ था, इसका नतीजा ये हुआ था कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी, और वो आज कांग्रेस में है और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की के नेतृत्व को चुनौती दी हो। शुरुआती दौर में बहुत सारे नेता आए थे, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे तमाम नेता आए थे, लेकिन उन पर उनकी चली नहीं, और आखिरकार उनको पार्टी छोड़कर चले जाना पड़ा। लेकिन आज के दौर में, जबकि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी लगभग 10 साल की सत्ता में रह चुके हैं, अब उनके ग्रिप में पूरी पार्टी है। आरएसएस के लोगों में भी मोहन भागवत जी नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष हैं। मोदी जी से सीनियर कोई आरएसएस में भी नहीं है जो कि मोदी जी को डिक्टेट कर सके। तो इस अवस्था में, जबकि नरेंद्र मोदी जी सब जगह नेतृत्व बना रहे हैं, ऐसा दावा है, लेकिन केंद्र में वो लीडरशिप का क्यों नहीं दिखाई देती? भाई, नरेंद्र मोदी जी जो 70 पार वाला जो नारा दिए हुए हैं कि उसके आगे राजनीति में नहीं रहना है, मार्गदर्शन टोली में जाना है, अपने लिए तो उन्होंने अपवाद बना लिया। खुद तो उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने, फिर से प्रधानमंत्री होने का दावा कर दिखाया। तो अपने लिए कोई नियम नहीं है, सारे नियम क्या दूसरों के लिए बनाए जाते हैं? ये भी एक बड़ी बात है। तो इस तरीके से हम देखें तो एक मूल्यांकन करने की घड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी, जो जिनको बहुत जबरदस्त चुनावी जीत मिल रही है, चाहे जितने सवाल इस जीत पर उठा लिए जाएं, लेकिन फिलहाल जबरदस्त चुनावी जीत मिल रही है। लेकिन इस चुनावी जीत में क्या वो डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर पा रही हैं? क्या अपनी पार्टी में डेमोक्रेटिक वातावरण को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को स्ट्रांग कर पा रही हैं? ये दिखता नहीं है। इसके उलट ऑटोक्रेसी चल रही है। मैं जिसको चाहूंगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। मैं चाहूंगा कि 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटा दूं, तो मैं हटा दूंगा। मैं चाहूंगा कि 2013 में पहली बार एमएलए बना व्यक्ति मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दूं, तो मैं बना दूंगा। ये अगर डेमोक्रेसी है, अगर इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, तो बीजेपी के जो संस्थापक नेता रहे हैं, जनसंघ के जो संस्थापक नेता रहे हैं, उन सबको इस आज की डेमोक्रेसी पर निश्चित रूप से रोना आ रहा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो ऊपर चले गए, जिन्होंने कहा था कि जिनकी सरकार जब एक वोट से गिर गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी कितनी भी सरकारें कुर्बान कर दूंगा, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। आज की बीजेपी बिल्कुल उलट हो चुकी है कि चाहे जो कुकर्म करना पड़े करूंगा, लेकिन हमें अगर सरकार गिरानी है, खरीदनी है, बनानी है, तो हम
वो करेंगे। इस राह पर आज बीजेपी खड़ी है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ विपक्ष भुगत रहा है ऐसा नहीं। विपक्ष तो भुगता है, उसकी कई सरकारें गई हैं, मध्य प्रदेश भी उदाहरण है, गोवा भी उदाहरण था, कर्नाटक भी उदाहरण था, सारी उदाहरण भरे पड़े हैं। लेकिन बीजेपी अब स्वयं उदाहरण बन रही है। बीजेपी अब स्वयं उदाहरण बन रही है इस तरह के अधिनायकवादी सत्ता का, जिसमें कई बार के मुख्यमंत्री को इस तरीके से उड़ा दिया जा रहा है हवा में कि ऐसा भी नहीं कि विधायकों की कोई सहमति हो। अगर विधायक नहीं चाहे कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री हम नहीं चाहते हैं, तो ये बात अलग होती है। विधायक नहीं चाहे कि हम वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री वो बने, हम वसुंधरा राजे को नहीं चाहते हैं ऐसा बोले, तब एक बात अलग होती है। वसुंधरा राजे जी के समर्थन में तो विधायक 50 से ज्यादा की संख्या में खड़े दिखे। इसके बावजूद अगर पार्टी संज्ञान लेने से बच रही है, तो ये एक ऐसी बात है जिसका कि संज्ञान लेना पड़ेगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अगर एक बार पार्टी का डेमोक्रेसी खत्म हो गया, तो कौन इस पार्टी पर कब्जा कर बैठेगा, इस बात इसकी आहट किसी को नहीं मिलेगी, पता भी नहीं चलेगा। नेता तो आते हैं चले जाते हैं, सबका एक युग होता है। अटल युग गया है तो नरेंद्र मोदी युग भी जाएगा, लेकिन उसके बाद बीजेपी का क्या होगा, ये बात बीजेपी को सोचनी है। और सोचनी ही नहीं है, ऐसे समय पर कम से कम इस प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए विधायकों को कि अरे हमारी राय तो ले लीजिए, हमारी बात तो सुन लीजिए। ये कौन सी बात हो गई कि आप जो नाम बोल देंगे उसको हम हाँ में हाँ बोलेंगे। ये अगर जमीर अगर मर गया विधायकों का, तो ये सदन कैसे जिंदा रहेगा। सदन की आत्मा अगर कहीं और चली जाएगी, तो राजस्थान का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजस्थान हमेशा ये सवाल पूछता रहेगा कि आखिर दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने हमारी वसुंधरा ने ऐसी क्या गुस्ताखी की कि उनको दूध में मक्खी की तरह निकालने की सोच रखी और सोच दिखलाई। इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। हम भी बहुत अधीर हैं उस नाम को सुनने के लिए कि आखिर वो कौन से नाम है जो वसुंधरा राजे जी की जगह पर लाए जाने वाले हैं पार्टी की ओर से। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।